ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। समय रैना का स्टिल अलाइव ये सिर्फ एक कॉमेडी स्पेशल नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से एक मास्टर क्लास था, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कि आज की इस इंटरनेट की दुनिया में इस गेम को खेला कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को, इसी पूरी स्ट्रेटेजी को डिकोड करने वाले हैं। और देखिए, ये एक लाइन यही वो चाबी है जिससे समय रैना का पूरा माइंडसेट खुलता है। मतलब उनके लिए जो भी हुआ ना, वो कोई बड़ी मुसीबत या कोई क्राइसिस नहीं थी। नहीं, वो इसे देख रहे थे एक वीडियो गेम की तरह, एक बहुत ही मुश्किल लेवल की तरह, जिसे बस हर हाल में पार करना था, जीतना था। तो होता क्या है कि जब चारों तरफ से अटैक हो रहा था, तो सब यही सोच रहे थे कि भाई अब समय या तो माफी मांगेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे, राइट? लेकिन उन्होंने किया ठीक इसका उल्टा। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया, और इस हमले के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार चुना, अपना स्टेज और अपनी कॉमेडी। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि जिस ऑनलाइन दुनिया ने उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, उन्होंने उसी दुनिया को अपना खेलने का मैदान बना लिया। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का कमबैक नहीं था, नहीं, ये एक खिलाड़ी का, एक गेमर का मूव था। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने आखिर ये गेम खेला कैसे। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि कैसे समय ने अपनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को अपनी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बना दिया। कहते हैं ना कि हर विवाद की एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन समय ने दिखाया कि उस विवाद से अच्छा खासा फायदा भी कमाया जा सकता है। अब देखिए ये टाइमलाइन कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, मामला कितनी जल्दी एस्केलेट हुआ। बात एक छोटी सी यूट्यूब क्लिप से शुरू हुई और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते ये एक नेशनल न्यूज इवेंट बन गया। सोचिए, देश के अलग अलग कोनों से, महाराष्ट्र, जयपुर, असम, हर जगह से एफआईआर्स फाइल हो रही थीं। पुलिस, पॉलिटिशियंस सब इस बहस में कूद पड़े थे। और यहाँ दांव पर सिर्फ उनकी इज्जत या रेप्यूटेशन नहीं थी, नहीं, बात बहुत बड़े पैसे की भी थी। ये 8 करोड़ का आंकड़ा देखिए। अगर उनका यूएस टूर कैंसिल हो जाता ना, तो सीधा सीधा 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता। मतलब ये कोई छोटी मोटी ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं थी, ये एक करियर एंडिंग सिचुएशन बन सकती थी, लिटरली। आजकल का जमाना कैसा है? सेलिब्रिटीज अपनी इमेज को संभालने के लिए, उसे क्लीन रखने के लिए लाखों करोड़ों की पीआर टीम रखते हैं। लेकिन समय ने एक बिल्कुल ही अलग मॉडल दिखाया, एक ऐसा ब्रांड बनाया जो नेगेटिव प्रेस से, नेगेटिव पब्लिसिटी से डरता नहीं है, बल्कि कई बार तो उसी की वजह से और मजबूत हो जाता है। और ये कमाल का उदाहरण है। स्टिल अलाइव को 24 घंटे के अंदर 6 मिलियन व्यूज मिले। जरा सोचिए, बिना किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, कोई पेड ऐड नहीं, कोई पीआर टीम नहीं। तो ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि ऑडियंस खुद ही इसकी मार्केटिंग कर रही थी। उनका कंटेंट इतना जबरदस्त था कि लोग उसके बारे में बात करने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो भी अनजाने में उनकी ही रीच बढ़ा रहे थे। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये, जब मुकेश खन्ना, मतलब हमारे शक्तिमान जैसे सीनियर एक्टर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, तो उसका मकसद था उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज करना। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा असर हुआ। उस क्रिटिसिज्म ने आग में घी का काम किया और एल्गोरिदम को और फीड किया। नतीजा, स्टिल अलाइव और भी बड़ा टॉपिक बन गया। चलिए अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे कोर, मतलब सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो पूरा गेम है ना, ये असल में ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस का है। मतलब क्या असली है और क्या सिर्फ एक किरदार है, इसका एक बहुत ही मास्टरफुल खेल है ये। समय ये तर्क देते हैं कि ज्यादातर ऑनलाइन पर्सनालिटीज असल में कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। कोई बहुत आध्यात्मिक इमेज बनाता है, कोई मोटिवेशनल गुरु बनता है, और उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पता है कब आता है? जब वो अपने उस बनाए हुए परफेक्ट कैरेक्टर से फिसल जाते हैं। इसी को कहते हैं कैरेक्टर ब्रेक। जैसे कि बियर बाइसेप्स के केस में हुआ, जब उनकी आध्यात्मिक इमेज और उनके कमेंट में एक टकराव दिखा। और यहीं पर समय की स्ट्रैटेजी का जीनियस छिपा है। देखिए, अगर कोई एक क्लीन इमेज बनाता है तो वो बहुत नाजुक होती है, एक गलती और सब खत्म। लेकिन समय ने क्या किया? उन्होंने इंटरनेट पर जानबूझकर एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो उन्हीं के शब्दों में असल जिंदगी से भी जू है। इससे हुआ ये कि उन्होंने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को पहले ही बहुत कम कर दिया। अब कोई उनसे बुरे बर्ताव की उम्मीद ही करता है तो उन्हें कैंसिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये ब्रांड एक तरह से इनडिस्ट्रक्टिबल बन गया है। और ये उन्होंने साबित भी किया जब वो केबीसी पर गए। सोचिए, जब एक हरा बंदा केबीसी की हॉट सीट पर बैठता है तो लोग क्या कहते हैं? वाह, कितना वर्सेटाइल है। लेकिन जब एक क्लीन इमेज वाले जैसे बियर बाइसेप्स
से एक हरामी वाला मोमेंट हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो अपने ब्रांड के साथ धोखा कर रहा है। यही है उनका पॉइंट। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता, लेकिन एक हरामी बंदा जब चाहे क्लीन बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इंटरनेट गेम को जीतने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा व्यूज है या करोड़ों रुपए कमाना है? समय के लिए असली जीत कुछ और है। असली जीत है सर्वाइवल। बस किसी तरह टिके रहना, गेम में बने रहना। और इसके लिए उन्होंने एक सबक अपनी ही फैमिली की हिस्ट्री से, अपने कश्मीरी पंडित रूट्स से लिया। वो कहते हैं कि सबसे पहले लड़ाई को देखो, क्या वो फेयर है, क्या जीतने का कोई चांस है भी, और अगर जवाब नहीं है तो उस लड़ाई को बहादुरी दिखाने के लिए मत लड़ो। पीछे हटना कायरता नहीं है। उनकी कम्युनिटी के लिए घाटी से निकलना कायरता नहीं थी। वही वजह है कि वो आज भी स्टिल अलाइव हैं। जिंदा रहो ताकि तुम किसी और दिन अपनी शर्तों पे लड़ सको। और नतीजा? खैर, नतीजा तो हम सबने देखा। एक पूरी तरह से सोल्ड आउट इंटरनेशनल टूर, एक वायरल स्पेशल, और पब्लिक के बीच जो कहानी चल रही थी वो पूरी की पूरी पलट गई। मतलब उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, वो इस पूरी सिचुएशन से और ज्यादा कामयाब होकर निकले। क्यों? क्योंकि उन्होंने विक्टिम बनने से इनकार कर दिया और इस गेम को एक खिलाड़ी की तरह खेला। तो आखिर में समय रैना की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इस इंटरनेट के खेल में हम खिलाड़ी हैं या सिर्फ एक मोहरा? उनका पूरा केस दिखाता है कि इन दोनों के बीच का फर्क कितना बड़ा हो सकता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऑनलाइन स्पेस में हम सब कौन सी भूमिका निभा रहे हैं।